जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का विनर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी प्रिय वीरांगनाओं का, आगामी समय के सभी भावी महिला पर्यवेक्षक साथियों का आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। होली का ये पावन पर्व आपके लिए काफी बढ़िया खुशियां लेकर के आया होगा और साथ में होली के इस पावन पर्व में एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, होली के पावन पर्व के इस उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से और टीम विनर्स की ओर से अनंत और मंगल में शुभकामनाएं। तो आइए, आप सभी का पर्यवेक्षक का पेपर चल रहा है और उस हेतु आपके लिए शानदार कक्षा हमारी यह आयोजित है आपके लिए। तो बढ़िया तरीके से तो आइए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। टेलीग्राम से आप सभी को जुड़ना है, जहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलर क्विज प्राप्त होंगे और पीडीएफ कंटेंट आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आज का पहला प्रश्न आप सभी के बीच में ये रहा। सभी इस प्रश्न को पढ़िए और बढ़िया तरीके से पहले प्रश्न का आप सभी जवाब दीजिएगा। क्या उत्तर आप लोगों का आने वाला है। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी एक्ट 2009 की बात की गई है। आरटी एक्ट क्या 2009 के तहत जो स्कूल है उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य, मतलब जो प्राथमिक कक्षा का अध्यापन कार्य होगा और उसके लिए शिक्षक कितने दिन तक आपको अध्यापन का कार्य करेगा। ठीक है, जल्दी से चार ऑप्शन से बढ़िया सभी विद्यार्थीगण पढ़िए और ऑप्शंस का जवाब दीजिएगा। तो हमारे बीच में यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थियों के उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। वेरी गुड। एक कैसे हो सकता है प्यारे बच्चों, 180 दिन तो हो नहीं सकता है, तो फिर क्या कहेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं यहाँ पे और कुछ अधिकांश बच्चों का सी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 230 और 180 आपका रोंग है। बचे हमारे पास में दो ऑप्शंस, दोनों करेक्ट है, लेकिन किस कंडीशन में, अगर आपको प्राथमिक पूछे। किसका पूछे, प्राथमिक कक्षाओं के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है 200 डेज क्या होगा, आपका वर्किंग डे होगा। और साथ में अगर आपको प्राथमिक से माध्यमिक स्तर का अगर आपको पूछे, किसका पूछे, तो इसका वर्किंग आवर कितना होगा आपका 220 डेज, 220 दिवस क्या होगा आपका कार्य अवधि होगा। 200 दिन क्या होगा आपका प्राथमिक कक्षाओं के लिए और 220 दिन क्या आपका माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए। ठीक है, साथ में आपको ये भी याद रखना है, एक सप्ताह में कितना, 45 घंटे, है ना। कितने घंटे, 45 घंटे का आपका कार्य अवधि होना चाहिए। एक सप्ताह में अगर कोई पूछे तो आपको 45 और की बात की गई है। एक सप्ताह में 45 घंटे का आपका कार्य अवधि होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में 1000 घंटे, टोटल पूरे एक वर्ष में कितने घंटे, 1000। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी 800 घंटे हैं और ऊपर वाले में 1000 घंटे। तो यहाँ पे 800 घंटे आपको अध्यापन कार्य करना है पूरे वर्ष में और यहाँ पर 1000 घंटे की बात की गई है। ठीक है ना, ये आपका कार्य अवधि बताया गया है। तो आशा है ये कहानी आप सबको क्लियर हो गई होगी और हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा आपका, सी एकदम क्या होगा सही और सटीक उत्तर आएगा। ठीक है ना, चलो बड़े आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके बीच में क्वेश्चन नंबर सेकंड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द एजुकेशन एक्ट, एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर क्लास
इज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो बच्चे की क्षमता के अनुरूप, बच्चे की उम्र के अनुरूप, बच्चे की सामाजिक आर्थिक कंडीशन के आधार पर और माता पिता की शिक्षा के आधार पर। देखो जरा, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके अनुसार बच्चों का नामांकन किसके आधार पर किया जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी। ओके, चलो, बच्चे की क्षमता के अनुसार। ठीक है भैया, कितने विद्यार्थी यहाँ पर ए को मानने के लिए इच्छुक हैं? ओके, तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे, शालिनी, टीना, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो काफी सारे बच्चे ए मान रहे हैं। जो बच्चे ए मान रहे बेटा, उनका क्या आपका रोंग है। इसमें सही आएगा आपका बच्चे की उम्र। ठीक है ना। देखो, इसको लाने के पीछे का पर्सपेक्टिव ये था क्योंकि उस समय कई, जो भारत में कई सारे बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन स्कूल में क्या होते थे, जाते जाते 2 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, फिर स्कूल को बंक मार देते, छोड़ देते थे। तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य ये था कि जिनने स्कूल को छोड़ दिया है उनको दोबारा स्कूल के साथ में कनेक्ट करना है। अब क्लास को छोड़े हुए 4 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, अब उसको कैसे कनेक्ट करें? तो कोई बच्चा जैसे मान लिया जाए कि 10 साल का हो गया, कितने साल का हो गया, 10 साल का, 2 कक्षा तक अध्ययन कार्य किया, अब उसने अध्ययन कार्य करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। सरकार का ध्येय ये था कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा को छोड़ दिया है उनको दोबारा कक्षा में क्या करना है, जोड़ना है। या फिर ऐसे बच्चे जो स्कूल गए ही नहीं, अब उनको भी स्कूल जोड़ना है। तो अब क्या करें, आप कोई 15 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उसको एलकेजी में बिठाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा ना। तो फिर वो तो क्या होगा, 10 साल का 15 साल का बच्चा एलकेजी से अध्ययन कार्य स्टार्ट करेगा, मतलब अपने जीवन का आधा हिस्सा तो कहाँ पे, स्कूली शिक्षा में खत्म कर देगा, फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो उसको समान स्तर पर लाने के लिए किसको आधार बनाया गया यहाँ पे, बच्चे की उम्र को। बच्चे को उसकी उम्र के अनुरूप क्या होगा, दाखिला दिया जाएगा। कितनी उम्र का बच्चा है उस उम्र के अनुरूप बच्चे को क्या होगा, स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ये हमारा आरटी एक्ट 2009 का क्या था, प्रमुख प्रावधान था। ठीक है, चलो। हाँ, ये भी नहीं देखना आपको माता पिता की शिक्षा से आपकी शिक्षा का क्या ताल्लुकात है ना। बच्चे की शिक्षा में माता पिता की शिक्षा का कोई ताल्लुकात नहीं। एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी, आपने देखी होगी, इरफान साहब की। उसमें इसी को बड़ा अच्छे से इंडिकेट किया गया था कि माता पिता की शिक्षा के आधार पर जो स्कूल वाले दाखिला देते हैं वो गलत तरीका है, नहीं देना चाहिए ना। माता पिता की शिक्षा का बच्चे की शिक्षा से क्या ताल्लुकात है, क्योंकि बच्चा तो सेल्फ लर्नर होता है आपका। ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। और ये भी आपको नहीं देखना है क्योंकि सरकार क्या कर रही है आजकल, 25% जो आरक्षण है आपका, 25% का मतलब क्या, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की 25% सीटें क्या होती है आपके लिए, आरक्षित होती है, जिसमें गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको दाखिला दिया जाता है। सरकार उनको क्या करती है, मान्यता देने का कार्य करती है, अर्थात उनका खर्चा कौन उठाती है, सरकारें उठाती है। ठीक है, कहानी क्लियर होगी आपको। उत्तर क्या आएगा आपका, बी एकदम करेक्ट उत्तर होगा। ये रहा आपके बीच में अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लर्निंग प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन? तो प्रतिबिंबन, रिफ्लेक्शन, तर्क, रीजनिंग, परिपक्वता, मैचुरेशन, कल्पना, इमेजिनेशन। तो निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के संदर्भ में नहीं है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए यहाँ पे सभी विद्यार्थीगण, क्या उत्तर आएगा इसका। वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलो, तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों का जो मानना है यहाँ पे, ओके, चलो, परिपक्वता अधिकांश बच्चों का मानना है अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखो, रिफ्लेक्शन एक पार्ट है आपका, किसका, आपका अधिगम का। तर्क अधिगम का एक पार्ट है आपका। इमेजिनेशन आपके अधिगम का पार्ट है। परिपक्वता आपके जीवन का पार्ट है, विकास का पार्ट है। परिपक्वता का संबंध किसके साथ में आपका,
विकास के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है ना। और कल्पना, इमेजिनेशन का संबंध आपका अधिगम के साथ में। रीजनिंग का संदर्भ आपका किसके साथ में, अधिगम के साथ में आपका। और प्रतिबिंबन का संबंध भी आपका किसके साथ में, तो अधिगम के साथ में। क्या होता है अधिगम, अधिगम को हम ये कह सकते हैं व्यवहार में आया हुआ क्या, स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। तो व्यक्ति के व्यवहार में आया हुआ जो परमानेंट चेंजेस होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम के नाम से हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है ना। चलो बड़े आगे, अगला टर्म ये रहा आपके बीच में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निम्न में से कौन सा अध्याय स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। तो आपका जो आर्टिकल वाला पार्ट है ना, जो एक्ट वाला पार्ट, एक्ट से यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे एक्ट है, उन एक्ट में से एक आपका आरटी एक्ट भी है। तो इसमें दोनों का काम हो जाएगा, आपका बाल विकास का भी, और बाल विकास के साथ साथ में आप लोगों का जो एक्ट वाला पार्ट है उसका भी। जल्दी से इस प्रश्न का आप सभी जवाब दीजिएगा। चलो, तो कौन से अध्याय में इस बात का उल्लेख है। तो यदि मैं आपसे बात करता हूं प्यारे बच्चों कुछ अध्यायों के बारे में, तो कौन से अध्याय में क्या उल्लेखित है। अगर आपसे अध्याय फर्स्ट पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मैं क्या पूछूं, अध्याय नंबर प्रथम, जब भी अध्याय नंबर प्रथम की बात हो तो यहाँ पे प्रस्तावना और प्रारंभिक की बात की गई है। प्रस्तावना में क्या आता है, एक्ट का नाम आता है, कहाँ लागू होता है, ठीक है ना। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या, एक्ट जो हो गया, कहाँ लागू होता है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको डेफिनेशंस आती है। और साथ में अध्याय जो 2 है, अध्याय नंबर जो 2 है, ये क्या कहता है, निशुल्क प्लस क्या, अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ठीक है ना। किसकी बात करता है, निशुल्क, और साथ में क्या, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अध्याय 3 जो है आपका, समुचित सरकार व स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, है ना, की जिम्मेदारी का उल्लेख कराता है। तो अध्याय 3 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के अधिकार के संदर्भ में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों का उल्लेख मिलेगा, कहां पर आपका, 3 में। जब मैं अध्याय 4 की बात करता हूं, यहाँ पे स्कूल और शिक्षक जो है आपके, स्कूल साथ में शिक्षक, शिक्षकों के उत्तरदायित्व आपको मिलते हैं। स्कूल और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख मिलता है। स्कूल का शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अध्याय नंबर आपका 4 में। अध्याय 4 के बाद में हम जाते हैं कहाँ पे, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अध्याय 5, 5 में आपको प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, अध्याय 5 में। और अध्याय 6 जो क्या कहता है आपका, बाल संरक्षण की बात करता है, बाल अधिकारों का क्या, संरक्षण, ठीक है ना। इसका उल्लेख कहां पर है आपका, अध्याय 6 में।
तो ये अध्याय आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हमारा उत्तर क्या आपको स्कूल और शिक्षक की पूछा है। ये कहाँ दिख रहा है आपको, 4 में 4 कहाँ, ऑप्शन आपका पहला वाला। उत्तर क्या आएगा आपका पहला, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने तुक्का मारा था। अगला प्रश्न ये राम, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। भारत में खालिस्तान आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों में क्या है भेजने का अभियान चल रहा है। तो क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें जटिलता है नहीं। और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन भी होता है। 86वां क्या होता है, संविधान संशोधन। और कब होता है, 2002 में, ठीक है ना। और इस अमेंडमेंट के तहत क्या होता है, आर्टिकल 21 में क्या होता है, ए जोड़ा जाता है। आर्टिकल 21 ए जोड़ा जाता है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं शिक्षा की वकालत की बात करता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का क्या देता है, दर्जा। ठीक है ना। तो ये क्या देता है, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। और शिक्षा एक मौलिक अधिकार है कितने उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा क्या एक मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अर्थात ये मौलिक अधिकार कैसा सर, तो इन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, अनिवार्य के साथ में निःशुल्क मिलेगी, और निःशुल्क के साथ में गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। और गुणवत्तापूर्ण के साथ में वहनीय मिलेगी। एफोर्डेबल क्या एजुकेशन, तो इन बच्चों को यहाँ पे कंपलसरी, फ्री और क्वालिटी और साथ में एफोर्डेबल क्या, यहाँ पे एजुकेशन बच्चों को क्या होगा, प्राप्त होगा। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे अनिवार्य, कंपलसरी, निशुल्क फ्री एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण अर्थात क्वालिटी और साथ में वहनीय अर्थात एफोर्डेबल एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त होगा। करेक्ट उत्तर क्या आपका यहाँ पर सी है। उत्तर क्या आएगा आपका, सी इज राइट उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको, वेरी गुड। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, बताओ जरा यहाँ पे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2001 में। कब हुई थी, सन 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। बड़े आगे, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में। बच्चों के निशुल्क और क्या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां सीखने के कार्यों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम व्यवस्था में संलग्न करेंगे और खाली स्थान। चलो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ओके। तो हमारे बीच में यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थीगण सही सही जवाब प्रदान कर रहे हैं। उत्तेजित करोगे आप बच्चों को, है ना। बच्चे परेशान करेंगे, नाक में दम कर देंगे उनको उत्तेजित करोगे तो, है ना। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। देखो इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आपके लिए, वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां या सीखने के कार्यों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम व्यवस्था में संलग्न करेंगे। विषम मतलब थोड़ी सी जो हेट्रोजीनियस या थोड़ी सी जो डिफिकल्ट जो चीजें, उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करने का काम करे। तो देखो जरा, उत्तेजित करना एक अच्छा तरीका नहीं है, है ना। हाँ रुचि पैदा करना एक अच्छा तरीका है,
प्रेरित करना भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना। और साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे इनमें सबसे बढ़िया जो तरीका है वो आपका चुनौती उत्पन्न करना। बच्चों के सामने क्या करो, यहाँ पे चैलेंजेस रखो। अब बच्चों के सामने जब चैलेंज होते हैं तो बच्चा क्या करता है, उन चैलेंज को क्या करता है, स्वीकार करता है और उसी में उसको इंटरेस्ट भी आने लगता है आपको। और जब वो चुनौतीपूर्ण कार्य को करेगा तो उसका मन भी लगेगा, एक्साइटेड भी होगा, रुचि भी जन्म लेगी उसके अंदर, और नवीन परिस्थितियों के साथ में जूझने का साहस भी उसके अंदर क्या होगा, जन्म लेगा। तो सबसे बढ़िया जो तरीका आपका वो होगा आपका क्या, चुनौती उत्पन्न करना, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर डी लगाया था हम उन सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलो आगे बढ़े। ये रहा अगला प्रश्न आपके बीच में। भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न में से कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं। कौन से निकाय स्थापित किए गए, ब्लॉक संसाधन केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र, केवल पहला, ना पहला ना ही दूसरा, पहला और दूसरा, केवल दूसरा। कौन से यहाँ पे निकाय या संस्थान का गठन किया गया है, ऐसा आपको पूछा गया है। जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी। ओके, वेरी गुड। ब्लॉक संसाधन केंद्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नाम सुने होंगे, वही आपके केंद्र क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र है। तो पहला एक सेंटर तो आपको क्या है, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। एक होता आपका क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर, ये भी आपका एक पार्ट है। दोनों ही आएंगे, पहला भी सही है दूसरा भी क्या आपका सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, कहाँ दिख रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको सी वाले ऑप्शंस में। पहला और दूसरा दोनों क्या आपका सत्य, अतः उत्तर क्या आपका बी इज ए राइट उत्तर है, ठीक है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। भारत की विद्यालय स्वास्थ्य समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक जो विद्यालय उसके लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या होना चाहिए, कितनी जगह में आपका प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, उसके लिए कम से कम कितनी जमीन होना चाहिए। अब ये जो रूल बनाया गए, ये रूल तो क्या है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लागू हो रहे होंगे, है ना। इक्का दुक्का कुछ स्थानों पे लागू हो रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि, है ना, इस रूल का कोई पालन हो रहा होगा। धरातल पर जाओगे तो ये कहीं ना कहीं कोरे कागज पे लिखे हुए क्या रूल दिखाई देंगे आपको। कम से कम कितना एकड़, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 10 एकड़, ठीक है। कितना एकड़ जमीन होना चाहिए, 10 एकड़ जमीन। क्यों सर, इसके लिए एक तो भवन बनेगा आपका, क्या होगा यहाँ पे, भवन होगा। अब भवन में क्या होगी, यहाँ पे कक्षाएं होगी, क्या होगी, क्लास, है ना। साथ में इसी क्लास के साथ साथ में यहाँ पे मीटिंग हॉल होगा। क्या होगा, मीटिंग हॉल भी होगा। इसी के पास में आपका किचन सेट भी होगा, जहाँ पे मिड डे मील योजना का खाना बनेगा। मिड डे मील योजना का क्या बनेगा, खाना बनेगा। तो मिड डे मील योजना के लिए किचन चाहिए अपने को, मीटिंग हॉल भी चाहिए, यहीं पर आपको लेट बात भी चाहिए। भोजन के लिए क्या आपको जगह, सॉरी, प्रार्थना स्थल भी चाहिए आपको। खेल स्थल आपको चाहिए। उत्तम जल की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, किचन, मीटिंग हॉल, क्लास, खेल, प्रार्थना स्थल, लेट बाथ, जल की व्यवस्था, ये आदि सब सुविधा होना चाहिए।
और इसके लिए न्यूनतम कितना हम लोग कहेंगे एरिया डिसाइडेड किया गया, 10 एकड़ का भूमि क्या किया गया इसमें, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार उम्दा जवाब आपके प्राप्त हो रहे। अगला प्रश्न आपके बीच मेरा, खाली स्थान छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक और कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो कौन सी शिक्षा ऐसी है जो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता ये कमजोरियों की परवाह किए बगैर, है ना, किए बगैर एक कक्षा और समुदाय में एक साथ क्या करती है, उनको लाने का कार्य करती है। ऐसी शिक्षा का नाम क्या है, ऐसी शिक्षा का नाम क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखो जरा, इन सब का मतलब क्या है? विशेष शिक्षा क्या कहती है? विशेष बच्चों हेतु विशेष शिक्षा, विशेष बच्चों के लिए क्या, विशेष शिक्षा को हम क्या कहेंगे, विशेष शिक्षा। जैसे ब्लाइंड चाइल्ड को क्या करना, क्या, ब्रेल लिपि। कौन सी शिक्षा? ब्रेल लिपि की सहायता से क्या देना, शिक्षा देना। तो अगर कोई बच्चा क्या ब्लाइंड है तो ब्लाइंड चाइल्ड को क्या करना है यहाँ पे, ब्रेल लिपि की सहायता से क्या करना, शिक्षित करने का कार्य करना। एकीकृत शिक्षा क्या होगी आपकी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होगा आपका। जब मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता हूँ तो ये क्या होगा आपका, एकीकृत शिक्षा। तो इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षा का एकीकरण, शिक्षा का क्या होना, एकीकरण। सर शिक्षा का एकीकरण का मतलब क्या है? शिक्षा के एकीकरण का मतलब क्या, जैसे आज इसमें ये क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों को, बच्चों को, या हम लोग कहेंगे विशेष बच्चों को, विशेष बच्चों को बिना किसी, बिना किसी विशेष प्रबंधन की क्या करना, सामान्य बच्चों के साथ क्या करना, जोड़ना। ठीक है ना। तो शिक्षा का एकीकरण का मतलब क्या, विशेष बच्चों को बिना किसी विशेष प्रबंधन के सामान्य बच्चों के साथ में क्या करना, जोड़ना। ये आपका शिक्षा का एकीकरण है आपका। इंडिविजुअल शिक्षा का मतलब क्या है, अलग अलग बच्चों को क्या करना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्या, शिक्षा। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्या शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है आपका, व्यक्तिगत शिक्षा कहलाता है। एक होता है आपका समावेशी शिक्षा, क्या है, समावेशी शिक्षा। जब मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता हूँ, समावेशी शिक्षा की बात करता हूँ, तो ये क्या होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा में क्या, समावेशन। ठीक है ना, शिक्षा में क्या, समावेशन। तो शिक्षा में समावेशन क्या होता है, विशेष बच्चों के लिए, ठीक है ना, विशेष बच्चों के लिए क्या करना, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक, जब आपको समावेशी शिक्षा पूछा जाता हो, ठीक है ना, क्या पूछा जाता हो,
समावेशी शिक्षा पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या निकलता है? कोई आपका नियमित विद्यालय। कैसा विद्यालय? नियमित विद्यालय। ठीक है ना, कैसा विद्यालय? नियमित विद्यालय। इसमें क्या होगा? सामान्य बालक प्लस क्या आपका विशिष्ट बालक। कैसा बालक? सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक को और विशिष्ट बालक को क्या करना है यहाँ पे? विशेष प्रबंधन के साथ में क्या? समन्वित करके क्या? शिक्षा। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है आपका? समावेशी शिक्षा। तो जब मैं आपसे समावेशी शिक्षा की बात करता हूं तो यहाँ पर विद्यालय कैसा होगा आपका? रेगुलर स्कूल होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे कैसे होंगे आपके? नॉर्मल भी होंगे और ऐसे बच्चे भी होंगे आपके जो एब नॉर्मल होंगे। इन दोनों को आप, क्योंकि इनकी तो जरूरत क्या आपकी? विशिष्ट। तो इनके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा के कुछ ना कुछ, है ना, डिफरेंट अप्रोच भी अपनाने पड़ेंगे। और नहीं अपनाओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों से पिछड़ सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष प्रबंधन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस विशेष प्रबंधन के साथ में क्या करना? शिक्षित करना। ऐसी शिक्षा का नाम क्या होता है आपका? समावेशी शिक्षा होता है। आशा आपको बहुत अच्छे समावेशी शिक्षा क्लियर हो गई होगी। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आएगा आपका? डी एकदम क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। बड़े आगे, बहुत बढ़िया, उम्दा, शानदार, जानदार जवाब आपके प्राप्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में। बढ़िया से इस प्रश्न को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। चलो, तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य? तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन? चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो हमारे बीच में यहाँ पे द्रौपदी और साथ में प्रतिज्ञा, प्रतिभा, स्वाति, प्राची, चलो काफी सारे बच्चों का शानदार शानदार जवाब प्राप्त हो रहे हैं। पुरुष पर्यवेक्षक थोड़े से कम ही इस बार मुझे लगता है कि महिला पर्यवेक्षक से कंपटीशन नहीं कर पाए। पुरुष पर्यवेक्षक पहली दफा, है ना, लगभग लगभग काफी सारे क्या है, नदारद है इस परीक्षा में। महिलाओं का बोलबाला है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आपके प्राप्त हो रहे हैं। चलो, क्या कह रहा क्वेश्चंस? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के क्या करना? स्वागत करना। और शिक्षण का एक विशेष तरीका होता है जिससे सभी बालक क्या होते हैं? सीख सकते हैं। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा से क्या आशय है, ऐसा आपको पूछा गया है। तो जब मैं आपसे बात करता हूं समावेशी शिक्षा से क्या आशय है, तो याद रखिएगा आप लोग, समावेशी शिक्षा से जो आशय प्यारे बच्चों, नियमित विद्यालय। नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के क्या करना? स्वागत करना। इसको शिक्षा का समावेशन कहा जाता है। बाकी ये क्या है? शिक्षण का एक विशेष तरीका है क्या, जिससे सभी बालक सीख सकते हैं। कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये तो आपका रोंग हो जाएगा। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालय का प्रयोग करना, ये भी आपका रोंग हो जाएगा। दो स्टेटमेंट तो आपके खारिज हो ही गए, बचे हमारे पास में दो स्टेटमेंट। अब ये भी आपका एकदम सटीक स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर सबसे बढ़िया स्टेटमेंट कौन सा आपका? पहले वाला स्टेटमेंट ही आपका एकदम क्या? राइट उत्तर है। ठीक है, चलो बड़े आगे। ये समावेशी शिक्षा का क्या हो गया? बेसिक मीनिंग हो गया। अगला प्रश्न आने के पूर्व में एक सामान्य जानकारी आप सभी के लिए। वीरांगना बेस 3.0 का आप लोग लाभ ले सकते हो और महिला पर्यवेक्षक 2025 का आप लोग कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का लाभ लीजिएगा, जिसमें फीस मात्र कितनी आपकी 349 है। तो आज ही आप लोग जुड़े और बढ़िया तरीके से, इन बच्चों का थोड़ा डिले एग्जाम है, आप एक बार सभी जो लेक्चर्स है उनको आप एक बार जरूर देख के जाए, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी बेनिफिट और लाभ प्राप्त होगा। और प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए। टोटल टेस्ट की संख्या कितनी? 15 है, जिसमें आपको ओनली 129 में आपके लिए क्या है? ये पर्यवेक्षक का कोर्स अवेलेबल है। आज ही पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। आज ही जुड़े और लाभ प्राप्त करें।
बिगेस्ट ऑफर आप सभी के लिए, कंप्लीट सेट कॉम्बो आपके लिए, जिसमें आपके लिए शानदार शानदार 6 किताबें हैं। इन किताबों का आप लोग लाभ ले सकते हो। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा का जो वीओडी क्लास है उसका भी लाभ आप ले सकते हो 199 में। और प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप सभी के बीच में ये रहा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम। इनमें से कौन सी एक इंक्लूसिव क्लासरूम की एक क्या है प्रमुख विशेषता है। 4 ऑप्शंस बढ़िया आपके बीच में है यहाँ पे। पहला क्या है, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ में कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। दूसरा क्या, शिक्षक अक्षम बाल बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। और तीसरा, शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं। और चौथा, शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति क्या करते हैं, सिंपैथी दिखाने का कार्य करते हैं। तो क्या पूछा गया, कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो आपको देखना है यहाँ पे समावेशी कक्षा की इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या विशेषता कौन सी है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, हम बच्चों के ऊपर, देखो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि शिक्षक बच्चों के ऊपर क्या करे, दया दिखा रहे, है ना, दया नहीं दिखा रहे भाई, ये तो आपका कर्तव्य है, इनका क्या है, अधिकार है। तो ये तो अपने अधिकार को प्राप्त कर रहे बच्चे, और आपका कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो दया नहीं दिखाना आपको, ये तो क्या है, उनका अधिकार है, उनके अधिकार से आप वंचित नहीं रख सकते हो। शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं, क्या ये हो सकता है क्या। शिक्षम अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ में कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। तो इनमें सबसे बढ़िया जो अप्रोच है आपका ए वाला है, ठीक है ना। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ में कक्षा को क्या करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है। पहला ही ऑप्शन आपके लिए क्या यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न आपके बीच में रहा, एक स्वालीनता ऑटिज्म से पीड़ित छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, और की सहायता करने के लिए कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। मतलब 3 तो है और 1 नहीं है। आप कोई बच्चा है, किस बीमारी से पीड़ित है, ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित है, स्वालीनता नामक बीमारी से पीड़ित है। मतलब अपने आप में क्या बच्चा लीन है। अब इसको अपन क्या करें कि इसको अपन समावेशी शिक्षा में सहभागी बना पाए। तो 3 तो सकारात्मक अप्रोच यहाँ पर होंगे, और 1 अप्रोच ऐसा होगा जो नकारात्मक होगा। पहला क्या है, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त क्या करना, प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री क्या करना, प्रदान करना। बच्चे को कम शोर वाले विशांत विशांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, और बच्चे को विशिष्ट स्कूल में क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या इसका एकदम सटीक उत्तर क्या आएगा, ऐसा आपको पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऐसे बच्चों को सामूहिक कार्यों में जोड़ना चाहिए ताकि वो अपने आप से बाहर आए। ये तो तरीका आपका सही है। आपका बच्चे को ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, ये भी तरीका सही है आपका। साथ में सामान्य कक्षा में बच्चे को क्या करना चाहिए, ऐसा कोई शिक्षक जिसको उसके बारे में क्या हो, है ना, नॉलेज हो, या ऑटिज्म के बारे में नॉलेज हो, तो ऐसे किसी शिक्षक की नियुक्ति अपने को करना चाहिए, या ऐसे गुण हमको सीख करके उसकी मदद उस बच्चे की करना चाहिए। तो 3 तरीके तो आपके पॉजिटिव हैं। आप उस बच्चे को आप क्या करते हो, यहाँ से हटा देते हो, कहीं दूसरे स्कूल में भेज देते हो, तो समावेशी शिक्षा कैसे हुई है, फिर तो समावेशी शिक्षा का उल्लंघन हो जाएगा आपका। इसलिए उत्तर क्या आएगा आपका, सी इज ए राइट उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में, शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए कौन सा आवश्यक है। तो शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्न में से कौन सा एक पाठ क्या आपका आवश्यक है। पाठ्यक्रम नम्य और क्या आता, सुलभ होना चाहिए। पाठ्यक्रम को कैसा, नम्य होना चाहिए और साथ में सुलभ होना चाहिए। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए।
शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट उत्तर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन एट द किंडरगार्टन लेवल? द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड द एसेसिबल। सेकंड क्या आपका? द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सेंटर शुड बी बैरियर फ्री। और थर्ड है आपके पास में द प्री प्रीसोनल इन्वॉल्व द किंडरगार्टन प्रोग्राम शुड हैव द इंटेंसिव ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा आपको एक बेहतर उत्तर यहाँ पे आपको प्रतीत हो रहा है? ठीक है, चलो, तो इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा? पाठ्यक्रम कैसा हो? थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, ये बात एकदम सही कही इन्होंने कि पाठ्यक्रम कैसा हो? नम्य हो। और कैसा हो? एकदम सुलभ हो। तो पाठ्यक्रम नम्य होना चाहिए और पाठ्यक्रम कैसा हो? आपका सुलभ हो। ये स्टेटमेंट जिनने लगाया उनका एकदम राइट होगा। तो पहला तो आपको कहाँ आ रहा है? केवल यहाँ भी आ रहा है, ये तो आ नहीं सकता आपका। ये आ सकता है, ये आ सकता है, या ये आ सकता है। दूसरा देखो, केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई बैरिकेड्स नहीं होना चाहिए। बैरिकेड्स का मतलब अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि शिक्षा ऐसी होना चाहिए जहां पे बाधा रहित हो, अर्थात जो अफोर्डेबल हो, आसानी से बच्चा उस शिक्षा तक पहुंच पाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि ये भी आपका एकदम क्या राइट उत्तर है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, ये भी सही है। अब थर्ड क्या है? शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट आपके क्या राइट है। अतः उत्तर क्या आएगा आपका? डी एकदम क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। क्या आएगा आपका? डी इज ए राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में। निम्न में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? आपको बताना है समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। पहला क्या है? शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा हमारे पास में, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा आपका राइट उत्तर होगा? समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? बताइए जल्दी से इसका उत्तर। शिक्षक की भूमिका इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसा आपको पूछा गया है। वेरी गुड। चलो, बहुत शानदार, आप सभी के जवाब प्राप्त हो रहे हैं। देखिए जरा, देखो, चेक कर ले इसको। क्या आ रहा है? पहला, शिक्षक को अधिगम निःशक्तता को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो तीसरा क्या? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए। बच्चे को शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, ये तरीका भी सही है आपका। ठीक है ना, ये तरीका भी आपका सही है और ये तरीका भी आपका सही है। सही कौन सा नहीं होगा आपका? बी। निःशक्त बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे आप लोग तो कैसे काम चलेगा? जबकि हमारी ड्यूटी तो होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, उत्तर क्या आएगा आपका? बी एकदम क्या होगा? करेक्ट और एक्यूरेट आप लोगों का होगा। कहानी समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो एक समावेशी कक्षा के लिए जो शिक्षक होता है को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। अभी वर्तमान में अभी जो आपका पेपर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे बाल विकास के अंतर्गत समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में, सामान्य इनके लिए जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं उनके उद्देश्यों के बारे में सामान्य प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या आएगा? व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। दूसरा क्या? समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व
सतत क्या संपर्क, थर्ड क्या निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर क्या प्रयोग, और चौथा क्या निम्न धैर्य स्तर। तो एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो जरा, निम्न धैर्य स्तर जो रहता ना बेटा, ये तो आपका नेगेटिव हो गया आपको, जबकि होना ये चाहिए था आपका उच्च धैर्य स्तर, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास में होना चाहिए अच्छा धैर्य, उच्च धैर्य क्या स्तर, क्या कहेंगे इसको, उच्च धैर्य क्या स्तर। निम्न धैर्य स्तर आपका नेगेटिव टर्म है, उच्च धैर्य स्तर क्या आपका पॉजिटिव टर्म होगा। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपके लिए क्या है, एकदम सही बिंदु है। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों में शीघ्र व सतत संपर्क होना चाहिए, ये बिंदु भी आपका क्या करेक्ट है, ये भी सही है। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारिता की बात की गई है, तो तीनों बिंदु हमारे क्या एकदम सटीक और एकदम क्या है, सही है। ठीक है, क्या नहीं होगा आपका, तो आप कहोगे सर डी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला प्रश्न ये रहा आप सबके बीच में। चलो, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया, जल्दी से जवाब दीजिएगा। डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है। देखो जरा, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर की बात करें, या पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, गणितीय विकार जिसको मैथमेटिकल डिसऑर्डर की बात करें, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस की बात करें। तो डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखो जरा, यदि मैं आपसे बात करता हूं डिसलेक्सिया का मीनिंग क्या है, मानसिक विकार, पठन विकार, गणितीय विकार। लेक्सिक का मतलब होता है आपका पठन, आप पठन कहाँ दिख रहा है आपको, बी वाले में। तो एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति पढ़ने में क्या होता है, कमजोर होता है, पढ़ना चाहता कुछ, पढ़ जाता है कुछ, ठीक है ना, सा को कुछ और पड़ जाएगा, रा को कुछ और पड़ जाएगा, ऐसे इसके साथ में दुविधाएं होती है। ना और ना में अंतर नहीं कर पाता, आ में अंतर नहीं कर पाता, क खा में अंतर नहीं कर पाता, च छा में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसी बीमारी का नाम क्या होता है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है। आशा है ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। गणितीय विकार का नाम क्या, डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है ना। और इसका मानसिक विकार इसको अपन कहेंगे नहीं। उत्तर क्या आएगा आपका, बी एकदम राइट और करेक्ट जवाब आप लोगों का होगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के बीच में, क्या कह रहा क्वेश्चंस, क्या कह रहा क्वेश्चंस की पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह है ना औसत से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है ना, औसत से क्या है, अधिक बुद्धिमान है। पारुल का बुद्धि परीक्षण ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल में सबसे अधिक संभावना कौन सी है, तो देखो ये गणित में तो अच्छी है वो, तो गणित के ग्रेड काफी अच्छे अधिक हैं, तो ये तो हो नहीं सकती आपकी। दूसरा क्या है, पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान में क्या ग्रेड बहुत कम है, तो पढ़ने में कमजोर है, ठीक है ना। और साथ में क्या डिस्फेजिया, लेखन कौशल क्या पर्याप्त है, उसके लेखन कौशल भी अच्छा, मतलब क्या है कि ग्राफिया भी क्या उसका ठीक है। बच्चा क्या, तो पठन अक्षमता, तो उत्तर क्या आएगा आपका, सी आएगा। डिस्फेजिया भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है। अब देखो जरा, निम्न में से पारुल में कौन सी बीमारी के होने के चांसेस क्या है सर्वाधिक है, ऐसा आपको पूछा गया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखो यहां पर कहीं भी आपको इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है ना, लेक्सिक का अर्थात पठन अक्षमता का, पढ़ने में क्या वो कमजोर है ना, बहुत कम है, मतलब क्या है पढ़ने में कमजोर है। और आगे तो दे रखा कि गणित में भी ठीक है वो, लेखन कौशल में भी ठीक है, तो उसमें सबसे अधिक संभावना कौन सी यहाँ पे, तो इसमें कमजोर लिख ही रखा आपके सामने, डिसलेक्सिया इज ए राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा है कहानी समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, समय अपना हो चुका है, अब आपके पास में क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन अब समय का अभाव है, इसलिए आप सभी को हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे महिला पर्यवेक्षक 2025 के
वीरांगना बेच 3.0 के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए शानदार सुनहरा अवसर है, अभी भी आप जुड़ सकते हो। 349 इसका फीस है। जिनने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया आपको टेस्ट लगा के जरूर जाना चाहिए। और साथ में अगर आप सिर्फ शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो 199 में इसका आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। गणित व तर्क शक्ति का बुक भी आप ले सकते हो और साथ में शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा की ई बुक आप प्राप्त कर सकते हो। और बिगेस्ट टॉपर है आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए 699 में आपके लिए शानदार किताब है जो आप अपने पते पर क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और ये व्यापम फाउंडेशन ग्रुप 4 आदि के लिए कोर्स संचालित है। और आपको अगर कोई क्वेरी चाहिए तो ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और हम लोगों तक अपना जो भी फीडबैक होता है वो आप लोग पहुंचाइएगा। कोई कोर्स आपको खरीदना तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है और किसी बुक को अपने पते पर बुलवाना तो एक पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो आपसे पुनः मिलेंगे कल, अभी चाहते विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और सभी का दिन शुभ।